हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे फिजिक्स पॉइंट में। तो आज के टॉपिक में हम रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और इसके साथ साथ लेंस के सूत्र की भी स्थापना करेंगे। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इस साल भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इस डेरिवेशन को हम बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो इसमें रे डायग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें हम इसके किरण आरेख को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आपका एक भी मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में ना कटे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई उत्तल पृष्ठ हम ले लेते हैं, ये विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है। ये कोई उत्तल पृष्ठ है, ये माध्यम मान लेते हैं सघन माध्यम है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। ये विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक n1 है। कोई प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसके अपवर्तन का सूत्र हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इसका यूज़ करेंगे हम डेरिवेशन में। जहाँ प्रकाश किरण पहुँच जाती है उसका अपवर्तनांक लिया जाता है अपॉन प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, माइनस जहाँ से प्रकाश किरण आती है उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे अपॉन वस्तु की दूरी, बराबर n2 माइनस n1 अपॉन यहाँ से वक्रता त्रिज्या लेंगे। तो हम अपवर्तन के इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा क्या है, अधिक। तो इसलिए हमने यहाँ पर n2 माइनस n1 किया। तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण पहुँच जाती है उसका अपवर्तनांक लेंगे प्रतिबिंब की दूरी। जिस माध्यम से किरण आती है उसका अपवर्तनांक लेंगे n1 अपॉन वस्तु की दूरी। n2 का मान n1 से अधिक है तो n2 माइनस n1 अपॉन कितना आ जाएगा, r। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है। अगर यही प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो n1 की जगह हम n2 रख देंगे और n2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n1। तो इस फार्मूले का, अपवर्तन के इस सूत्र का उपयोग हम डेरिवेशन के लिए करेंगे। सेकंड बात समझते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उत्तल या अवतल लेंस के द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा इसके फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, तो इन बातों का यूज जो है हम डेरिवेशन में करेंगे। मान लेते हैं एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल t है और ये लेंस वायु में रखा है, अर्थात लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। इस लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और इसके बाईं ओर और दाईं ओर माध्यम समान है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक n1, बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक भी n1 है और दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक भी n2 है। इस उत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ AP1B का वक्रता केंद्र C1 है और इस लेंस के द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है और इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। अब इस बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होगी। तो ये प्रकाश किरण लेंस के किसी बिंदु पर आपतित होती है। अब हमें यहाँ पर अपवर्तन प्राप्त करना है। तो इस बिंदु पर हम लेंस के प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पर एक हम अभिलंब खींच लेते हैं C1 से। वक्रता केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर अभिलंब होती है। तो C1 से हमने इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच लिया। अब ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई।
और बिंदु वस्तु O से चलने वाली दूसरी किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होगी जो वक्रता केंद्र को टारगेट कर रही है, तो ये यहाँ से सीधे निकल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इस लेंस का अगर द्वितीय पृष्ठ नहीं होता, लेंस का द्वितीय पृष्ठ नहीं होता, तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस तरह से ये प्रकाश किरण इस लेंस की मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I1 पर जाकर मिलती है। क्लियर है? देखिए, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में गई यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अब अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होगा तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी और बिंदु वस्तु O से चलने वाली किरण जो वक्रता केंद्र को टारगेट कर रही है, ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्रथम पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बेटा? I1 पर। प्रथम पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनेगा। अभी हम केवल प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम सेकंड सरफेस की बात करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी u है, प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी u है और प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम नया नाम दे देते हैं, कोई एक नाम दे देते हैं B1। ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं है तो इसके प्रतिबिंब को हमने I1 कह दिया, तो प्रतिबिंब की दूरी को प्रथम पृष्ठ से नाम दे दिया B1। अब हम अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। केवल अभी हम प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, सेकंड सरफेस की बात हम बाद में करेंगे। तो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ये माध्यम विरल है और विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रही है। तो अभी हमने आपको अपवर्तन का सूत्र बताया था, ये N2 माध्यम में प्रकाश किरण पहुंच गई तो N2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस N1 अपॉन वस्तु की दूरी बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। अब देखिए इस सूत्र में हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी B1 है और प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ R की जगह कितना आ जाएगा बेटा? R1। क्लियर है? इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी इस द्वितीय पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण है वो I1 से आती हुई प्रतीत होगी। प्रथम पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखिएगा, इस सेकंड सरफेस के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है, तो C2 से इस पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जो होगी सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए ये अभिलंब है, इससे दूर हटेगी, इससे क्या होगी? दूर हटेगी। तो ये प्रकाश किरण मान लेते हैं मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर आकर मिलती है। तो इस प्रकार द्वितीय पृष्ठ के द्वारा I1 का प्रतिबिंब कैपिटल I पर बनता है। द्वितीय पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य कर रही है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर। अगर हम ये कहें कि द्वितीय पृष्ठ से I की दूरी V है, द्वितीय पृष्ठ से I की दूरी कितनी है? V है। अब देखिए द्वितीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी कितनी होगी? P2I1। हम P2I1 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए सेकंड सरफेस की बात करते हैं। पृष्ठ A P2B के लिए यहां पे देखिएगा वस्तु क्या है? वस्तु है I1, वस्तु है I1 और वस्तु की दूरी कितनी होगी? P2I1। वस्तु की दूरी होगी बेटा P2I1। इस P2I1 का मान निकालेंगे, P2I1 का मान निकालेंगे। प्रथम पृष्ठ से इसकी दूरी B1 है तो द्वितीय पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? B1 माइनस T, B1 माइनस का T। ये हो गई वस्तु की दूरी। यहां पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है?
कैपिटल आई पर बनना है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैपिटल आई पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी P2I। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे डायग्राम में आप देखें कितनी है बेटा, V। तो सेकंड सरफेस के लिए वस्तु की दूरी B1 माइनस T है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा, V। अब हम पुनः अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इस सूत्र में जहाँ पे N2 आया वहाँ N1 लिख देंगे और जहाँ N1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, N2। तो देखिएगा N1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा, V, माइनस N2 अपॉन वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास, V1 माइनस का T, बराबर N1 माइनस N2 अपॉन द्वितीय पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ R की जगह कितना आ जाएगा, R2। इसको एक बार दोबारा बहुत ध्यान सुन लेते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए I1 आभासी वस्तु का कार्य करता है और इस द्वितीय पृष्ठ के द्वारा I1 का प्रतिबिंब कैपिटल I पर बनता है। अब हमें सभी दूरियां द्वितीय पृष्ठ से लेनी है, तो द्वितीय पृष्ठ से इसकी हम दूरी लेंगे तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, P2I1 और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी P2I। तो P2I1 निकालेंगे V1 माइनस T और P2I निकालेंगे V, तो प्रतिबिंब की दूरी V हो गई और वस्तु की दूरी कितनी हो गई, V1 माइनस T। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये रफ वर्क है। अब देखिएगा लेंस बहुत पतला है, ये आपको ठीक से डायग्राम दिखाई दे इसलिए हमने यहाँ लेंस को जूम करके बनाया है। लेंस बहुत पतला है, तो जब लेंस पतला होगा तो B1 के कंपेयर में T को हम नगण्य मान सकते हैं। इस B1 की तुलना में T को नगण्य माना जा सकता है, तो इस B1 की तुलना में हम T को नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा N1 अपॉन B माइनस N2 अपॉन B1 बराबर। अब यहाँ से देखेंगे बेटा, यहाँ पे N2 माइनस N1 है, तो यहाँ पर भी हम N2 माइनस N1 बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो क्या हो गया बेटा, माइनस अपॉन R2। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर कोई 2 आ गई। अब यहाँ से हमें डेरिवेशन करने के लिए B1 वाली टर्म को हटाना है, तो यहाँ से देखिएगा हम क्या कर सकते हैं कि ये B1 वाली टर्म हट जाए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये टर्म क्या होगी, कट जाएगी। क्लियर है? तो हमें यहाँ B1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वाली टर्म जो है कट जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा बेटा, प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं N1 अपॉन B माइनस वाली टर्म को हम बाद में लिख देते हैं N1 अपॉन U बराबर। यहाँ से देखिएगा N2 माइनस N1 है, यहाँ पर भी N2 माइनस N1 है, तो N2 माइनस N1 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर जब हमने कॉमन ले लिया तो पहले टर्म ये हमने लिखा, हमारे पास बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है? यहाँ से N2 माइनस N1 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से N1 को कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन B माइनस का 1 अपॉन U बराबर N2 माइनस का N1 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। ठीक है? अब इस N1 को हम यहाँ नीचे ले जाते हैं। यहाँ देखिएगा N1 को कहाँ ले जाएंगे बेटा, यहाँ इसके नीचे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से N1 को, अब N1 को हम इसके नीचे ले जाते हैं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। तो इसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1। ये हमने N1 से डिवाइड कर दिया दोनों में, N2 अपॉन N1 हो गया, N1 अपॉन N1 हो गया, और इसको लिख दिया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा बेटा,
ये बचा हमारे पास 1/b माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? इसको हम कोई इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें यहां 1/b माइनस 1/u की जगह 1/f लाना है। तो हम यहां पर अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा बेटा? फोकस पर। तो 1/b की जगह हम 1/f लिख सकते हैं, 1/u की जगह 1/∞ लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, n2/n1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। 1/∞ 0 होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/f बराबर n2/n1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई, इसको कोई एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब इस समीकरण को एक दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर हम ये कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो हम n बराबर n2/n1 लिख सकते हैं, n बराबर n2/n1। तो इस समीकरण को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस समीकरण को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे कोई नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 ये लेंस मेकर फार्मूले का समीकरण है, या इसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, समीकरण 3 और 4 से इनके दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, तो इनके बाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 3 व 4 से तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो इस समीकरण को हम लेंस का सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमने लेंस मेकर फार्मूले का निगमन किया और इसकी सहायता से लेंस के सूत्र की स्थापना की। तो मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।